दोस्तों मैं जुगल सरकोटा राजस्थान से आपको आज लेकर के आया हूँ। देखिएगा यहाँ पर रीमर वाला चैप्टर। रीमर का नाम आपने सुना होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टरों में से एक है रीमर। क्योंकि आपको पता है, इससे पिछला जो वीडियो मैंने बनाया पूरे ड्रिल पर कम से कम 10-15 वीडियो का मैंने पूरा विस्तार से पढ़ा है। उम्मीद है वह 10-15 वीडियो आपने ड्रिल वाले पढ़ लिए होंगे। और जब ड्रिल वाले 10-15 वीडियो आपने पढ़ लिए तो अपन आज उसी के क्रम में अपन पढ़ेंगे रीमर। अब रीमर क्या है, बड़ा कन्फ्यूजन इशू होता है कि रीमर किसे कहते हैं, रीमर क्या होती है, रीमर कितने प्रकार के होते हैं, फिर सवाल कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, रीमर का क्या उद्देश्य है, पर्पज क्या है, किसकी बनी होती है, कितनी फिनिशिंग करती है, क्या कार्य होता है, फिनिशिंग का कितना mm तक ये कर सकती है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो रीमर से जुड़ी हुई, कितने प्रकार की होती है, प्रकार में भी अपन अलग अलग प्रकार को पढ़ते हैं विस्तार से, उनके क्या क्या कार्य होते हैं प्रकार के आधार पर, इन सभी पर चर्चा करेंगे आज विस्तार से रीमर के बारे में। तो आप रीमर को देखिए क्या होती है। सबसे पहले मैं एक डायग्राम से इसको मेंशन करूँगा आपके सामने, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा रीमर क्या है। पहला क्वेश्चन ये उठेगा, लेकिन उससे पहले कि मैं आपको क्या है का क्वेश्चन यहाँ एक डायग्राम से चित्र से देना चाहता हूँ। ये लीजिएगा एक रीमर वाला चित्र। अब आप यहाँ देखो तो ऐसा कैसे, मैंने एक ड्रिल का भी चित्र बनाया था, जैसा रीमर का बना रहा हूँ सेम ऐसा के ऐसा ही जो है ड्रिल का भी चित्र बनाया था, याद करो कुछ। लेकिन ये रीमर का है, वो ड्रिल का था। मैं इसमें यहाँ ऐसे 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 अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स लेता हूँ, ठीक है। ध्यान देने की बात समझना, एक तरह से ये लिया और ये लिया, ठीक है। अब ये तो चीज़ आप समझ चुके हो कि किस तरह से कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। तो यहाँ ये लिया और ये लिया और ये लिया, ठीक है। अपन इन्हीं को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो फ्रूट्स है, जो रीमर फ्रूट्स बनाती है, तो वो कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं, किस तरह से खांचे करते हैं इनमें। अब मैं आपको यहाँ तक बताना चाहता हूँ। इधर देखिएगा तो यहाँ से लिया सीधा ये लीजिएगा, ये लो, ठीक है, डन। अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। ये ऐसे कैसे यहाँ पर भी लो, ठीक है। अब यहाँ पर जो लिया है ये लीजिएगा, एक तो आपने ये ले लिया, और बीच का जो भाग है इस पर भी ऐसे आप यहाँ ये कर दोगे, ठीक है। ऐसे कुछ करके आप समझ जाओ। यहाँ पर बात समझने की कोशिश करो तो इस तरह से एक, इस तरह से एक और इस तरह से एक, ये बन जाता है रीमर वाला भाग, जो कि यहाँ तक अपना रहता है। और यहाँ से स्टार्ट होता है ऊपर का भाग, जिसे अपन कहते हैं सैंक। क्या कहते हैं? सैंक के ऊपर अगर जाते हैं तो यहाँ एक और भाग होता है, जिसको अपन यहाँ से ही सीधा बेंड करके ऐसे निकालते हैं, जिसे अपन टैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टैंग। ये वाला भाग होता है। तो ये भाग है सैंक। क्या है? सैंक, जो कि मैंने ड्रिल में भी पढ़ाया था आपको। ये है यहाँ पर टैंग। क्या है? टैंग। ये भी भाग ड्रिल में पढ़ाया है। इसमें दो भाग चेंज आए हैं। ये जो बीच वाला भाग है, ये बीच वाला भाग, ये है फ्लूट्स, ये चीज़ आपको। और ये जो यहाँ पर उभरे हुए जो भाग दिख रहे हैं ऐसे प्रत्येक में, ये है अपने पास ब्लेड। क्या है? ब्लेड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। हाँ, तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो ये है ब्लेड। क्या है? तो यहाँ आप समझ सकते हो। तो ब्लेड की कंडीशन भी आपको क्लियर होगी। और ये है अपने पार्ट्स ऑफ, क्या हुआ? पार्ट्स ऑफ रीमर। रीमर के भाग। मैं एक बेस्ट कंसेप्ट आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, जो है रीमर के भागों के बारे में। अब क्या होती है, अलग अलग प्रकार को, वैसे अलग अलग प्रकार की रीमर के बारे में अपन पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो पर्पज है, अभी जो उद्देश्य है अपना, कि रीमर क्या है, इन सभी के बारे में अपन को पढ़ना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर यही उठता है कि रीमर तो है सर, लेकिन क्या है ये, इसका क्या उद्देश्य है एक्चुअल में। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि रीमर जो है आपके लिए यहाँ पर क्या है। ये प्रश्न उत्पन्न किया है रीमर ने, तो यहाँ पर क्या है, तो आप इसका आंसर सीधा और सटीक दे सकते हो। यहाँ पर हम सब पढ़ रहे हैं कटिंग टूल। कटिंग टूल का मतलब होता है कर्तन औजार। तो रीमर के द्वारा किसी भी जॉब की यहाँ कटिंग की जाती है। जॉब का मतलब यहाँ ये जॉब नहीं है, एक्चुअल में तैयार जॉब है, ड्रिल किए हुए छेद की कटिंग की जाती है।
रिमर के द्वारा तैयार जो ड्रिल के द्वारा छेद है उसकी फिनिशिंग अर्थात फिनिशिंग और थोड़ा सा बड़ा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं यहाँ पर अपन रिमर का। तो रिमर का एक ही उद्देश्य है। तो रिमर क्या है, तो इसका मतलब ये कर तो क्या रहा है, कटिंग ही है। तो इसका मतलब कटिंग टूल है। क्या बोलोगे यहाँ आंसर में बोलोगे तो यहाँ आपको ये देना कि रिमर क्या है, कटिंग टूल है। तो आप यहाँ क्लियर कर सकते हो कि ये क्या है। इसको यूँ बोल सकते हो आप कर्तन औजार। शुद्ध हिंदी में आए तो आप कर्तन औजार या कर्तन उपकरण भी बोल सकते हो। ठीक है, कर्तन औजार आ जाए, उपकरण आ जाए लिखा हुआ तो भी परेशान मत होना। ठीक है, और या फिर यंत्र आ जाए, कभी कभी इसको यंत्र भी कह देता है। ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ पर इस तरह से कोई भी वर्ड यहाँ इसका यूज आ सकता है जिसका अपन जिक्र कर रहे हैं। तो पहला था आपका कि यहाँ पर जो है रिमर क्या है, इसका आंसर आपको मिल गया कि यह कर्तन औजार है, कटिंग टूल है। इसका जो कार्य है वो क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर कर्तन करने का तो कार्य करती है, किस प्रकार से कर्तन करती है, कितना कर्तन कर सकती है। तो एक्चुअल में अपन चर्चा करते हैं इसके यूज की। लेकिन उससे भी पहले एक बात मैं आपको बताऊं, तो ये जो बनी हुई है इसका जो मेटल होगा, ये जो रिमर है इसके जो पार्ट्स है पूरे के पूरे बॉडी जो है सारी की सारी, वो जो है मेटल जो होगा इसका वो क्या होगा। अगर बात करूँ मैं मेटल की, तो आप बताइए मटेरियल या फिर मेटल किसकी बनी होती है। प्रश्नवाचक चिन्ह आपके लिए कि किसकी बनी होती है रिमर, किस धातु की बनी होती है। एक्चुअल में लगभग सारे के सारे कटिंग टूल या तो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं या फिर हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। दोनों में से किसी भी एक की यहाँ पर रिमर बनी हो सकती है जिसका अपन जिक्र कर रहे हैं। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो मेटल का अगर जिक्र करते हैं तो मेटल में आपको यहाँ स्पष्टीकरण हो जाएगा। तो हाई कार्बन स्टील क्या बोलेंगे अपन यहाँ, हाई कार्बन स्टील। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, उच्च कार्बन इस्पात। दूसरे नंबर पर अगर बात करते हैं तो यहाँ एक बात तो क्लियर होगी, दूसरे नंबर पर आता हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी क्लियर हो जाता है। यहाँ अगर बात करते हैं तो दोनों को ही अपन क्लियर करते हैं। तो इस चीज़ को अगर यहाँ से मैं आगे लेता हूँ, ध्यान देने की बात है, तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं HCS। नंबर 2 हाई का मतलब होता है उच्च, है ना। स्पीड को तो आप अच्छी तरह से जानते हो। तो हाई स्पीड और स्टील दो तरह की चीज़ें होती है, इसको बोलते हैं HSS। यहाँ अगर बात करते हैं तो समझने की कोशिश करना, उच्च कार्बन इस्पात, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आता है उच्च गति इस्पात, ये बात भी आपको क्लियर। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्लेरिफाई कर सकते हो, समझ सकते हो कि हाई कार्बन स्टील या फिर हाई स्पीड स्टील दो प्रकार के यहाँ पर ज़्यादातर यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि अपन क्या करते हैं यहाँ मास प्रोडक्शन के लिए, क्या इसका यूज अगर बात आती है कि मास प्रोडक्शन के लिए अगर आपसे पूछे, नोट एक बिंदु डाल देता हूँ मैं इसी में ही, तो आपको ध्यान रखना थोड़ा सा महत्वपूर्ण बिंदु है। कभी कभार पूछ लिया जाता है अगर अंदर से डिटेल में ज़्यादा ही बात आती है, ज़्यादा गहराई से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। सामान्यतः तो यहाँ से कम चल जाता है, परंतु इससे भी ज़्यादा अगर गहराई से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस पर आपको चर्चा करनी है। तो यहाँ एक ही क्वेश्चन आपके सामने उभर करके आता है, वो है कि मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, समझो बात को। मास प्रोडक्शन का मतलब होता है बहु उत्पादन। इसका मतलब होता है बहु उत्पादन। बहु उत्पादन का मतलब होता है अत्यधिक उत्पादन फैक्ट्री में। तो बहु उत्पादन हेतु, ठीक है, बहु उत्पादन हेतु जो अपनी यहाँ पर जो रिमर बनी होती है वो किसकी बनी होती है, ये क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर कार्बाइड टिप वाली, किसकी, बहु उत्पादन हेतु कार्बाइड टिप वाली रिमर उपयोगी होती हैं।
उपयोगी होते हैं। रिमर उपयोगी होती हैं। चलिए, यहाँ पर दो चीज़ें आपको क्लियर कर लेना है कि किस तरह से यहाँ आपको ध्यान रखना। मैं आपको एक ही बात बता रहा हूँ कि यहाँ बहु उत्पादन के लिए अगर जब पूछे तभी कार्बाइड टिप जो हो बहुत मजबूत होती है, इसकी जो टिप होगी वो कार्बाइड की होगी, अतः ये कटिंग कर देगी आराम से, और मास प्रोडक्शन के लिए बार बार बदलने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, नहीं खराब होगी, लॉन्ग लाइफ होगी, जीवन काल होगा, मजबूत होती है ज़्यादातर, इसलिए जो है इसकी पर महंगी भी होती है, इसलिए इसका उपयोग केवल मास प्रोडक्शन तक सीमित होता है। मास प्रोडक्शन मतलब जहाँ ज़्यादा ही उपयोग करना है, अधिकतर जो है कंटिन्यूस वर्क चलता हो, लगातार फैक्ट्री जो हो उत्पादन कर रही हो, एक के बाद एक उपकरण बनाए जा रहे हो, एक के बाद एक छेद किया जा रहा हो, कंटिन्यूस छेद हो रहे हो, तो इसके लिए जो है कार्बाइड टिप वाली रीमर सबसे उपयुक्त रहती है। चलिए, यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगी। अब मेरा जो क्वेश्चन है अगला कि इसका जो पर्पज है, एक्चुअल में इसका जो यूज है, रीमर का जो यूज होता है वो क्या है, इस पर आपको ध्यान देना। आपसे पूछे कि रीमर का क्या उपयोग है तो इस पर आपको ध्यान देना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ रीमर का एक ही कार्य है कि ड्रिल किए गए छेद को फिनिशिंग देना, और दूसरा कार्य पूछे जब फिनिशिंग देंगे तो थोड़ा सा उसका आकार भी बढ़ जाएगा। तो क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। इधर ये आपके जो दिखाई दे रही है ये है रीमर। क्या है? रीमर। और रीमर में क्या होता है कि यहाँ आपने लिया कोई भी ये जॉब, राइट, ये कोई भी जॉब ले लिया, राइट। यहाँ पर देखना, इस जॉब को मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिएगा, ये कोई भी जॉब लिया, राइट। जब जॉब लिया है तो यहाँ से यहाँ तक देखो, आप ध्यान से देखना, ये है आपके यहाँ पर जॉब वाली बात, ठीक है। तो ये जॉब है। अब जॉब जब यहाँ लिया तो यहाँ ये क्या करेगा, छेद, ओके। अब छेद तो आप जानते हो किससे होता है, ड्रिल से द्वारा। अब ड्रिल के द्वारा आप छेद तो कर दोगे, ये छेद तो कर दिया, लेकिन छेद का जो पर्पज है उसमें हल्के हल्के छोटे छोटे इस टाइप से बर रह जाते हैं। अगर आप उंगली डालोगे तो आपकी उंगली कट सकती है, तो कर सकती है, इसका मतलब ब्लड निकल सकता है। इसका मतलब यूँ है कि ड्रिल के द्वारा जो भी छेद बनाया जाता है तो एक फिनिश्ड छेद नहीं होता, मतलब एकदम एक्यूरेट फिनिश परिष्कृत छेद नहीं होता है। तो जो होल होता है, जो सरिंद्र होता है वो होता तो लेकिन विदाउट परिष्कृत होता है, मतलब यूँ समझेगा नॉन फिनिशिंग होता है। तो यहाँ पर अच्छा फिनिश करना है उसको, तो क्या करेंगे, अपन रीमर डालेंगे और रीमर को इसमें क्या घुमाएंगे, तो रीमर को घुमाने पर इसके द्वारा जो छेद होता है वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पर जब फिनिश होगा तो नेचुरल सी बात है थोड़ा सा इसका साइज भी बढ़ेगा ना। तो यहाँ यही हुआ कि ड्रिल के द्वारा किए गए छेद को फिनिशिंग देने के लिए रीमर का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ये तो इसका सरल लैंग्वेज में होगी। लेकिन इसका एक और, जब अब यहाँ छेद को फिनिश दे रहे हैं तो उसका साइज भी थोड़ा सा बढ़ेगा। तो यूँ कह सकते हैं कि इसका जो पर्पज है, जो यूज है, जो उपयोग है वो है कि ड्रिल के द्वारा किए गए छेद को फिनिश करने एवं थोड़ा सा साइज बढ़ाने के लिए रीमर का उपयोग किया जाता है। तो लिखिए सबसे पहले उपयोग में, तो यहाँ पर देखिएगा, ड्रिल किए गए छेद होल को फिनिशिंग परिष्करण प्रदान करने हेतु, ये है ड्रिल किए गए छेद को परिष्करण प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर परिष्करण प्रदान करने हेतु, परिष्करण प्रदान करने एवं, लिखो एवं, आगे बात करते हैं, एवं थोड़ा सा साइज बढ़ाने के लिए, साइज की बात करते हैं तो आकार बोलेंगे अपन यहाँ, इसको साइज बढ़ाने के लिए, बढ़ाने हेतु, ठीक है। तो दो पर्पज हो गया इसका,
तो यहाँ पर देखिएगा पहला पर्पज क्या है, ड्रिल किए गए छेद को फिनिशिंग देना, परिष्करण करना, अन्न प्रदान करने हेतु एवं थोड़ा सा साइज बढ़ाने के लिए यहाँ जो प्रयोग करते हैं वो रीमर का प्रयोग करते हैं, जो कि मैंने प्रैक्टिकल तौर पर आपको बता दिया। अब इसके द्वारा इसको इसमें घुमाएंगे तो ये एकदम फिनिश हो जाएगा। और ये जो छोटे छोटे बर या चिप्स रह गए, छीलन रह गई इसमें बाकी, एकदम परिशुद्ध हो जाएगी और आपका छेद तैयार है, आर पार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप यहाँ पर समझ सकते हो तो ये था इसका उपयोग में तो बात करते हैं, लेकिन इसकी एक एक्यूरेसी भी होती है। क्या होती है? एक्यूरेसी। तो मैं आपको एक्यूरेसी को लेकर के यहाँ पर बात करता हूँ। तो ये जो छेद तो किया जाता है लेकिन एक्यूरेसी में किया जाता है, एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी का मतलब होता है परिशुद्धता। अगर सही लैंग्वेज में इसकी बात करें तो एक्यूरेसी का मतलब होता है परिशुद्धता। अब परिशुद्धता का अगर जिक्र करते हैं तो कैसी परिशुद्धता, किसकी परिशुद्धता, यहाँ यही चीज अपना प्रश्न बनता है। मैं अगर बात करूं आपसे यहाँ पर एक्यूरेसी को लेकर के अगर इश्यूज करे, एक्यूरेसी को लेकर के अगर इश्यूज करे तो यहाँ पहला पॉइंट आपके सामने उभर करके आता है, वो क्या है? देखिएगा सरल लैंग्वेज में यहाँ परिशुद्धता की अगर बात करते हैं तो क्या आएगा, ये चीज भी आपको देखना। अगर मुझे रफ परिशुद्ध करना, क्या करना है? रफ। तो रफ में कितनी परिशुद्धता ला सकता है ये, ठीक है। अगर मुझे रफ नहीं करना है और मुझे तो यहाँ पर फिनिश करना है, फिनिश मतलब परिष्करण करना है, फिनिश करना है, ठीक है, फिनिशिंग, ठीक है। एक रफ ना कर करके फिनिशिंग देना, फिनिशिंग। तो फिर उस केसेस में क्या करोगे आप? तो फिर ये चीज़ तो आपको सोचनी ही पड़ेगी, तो रफ करना है या फिनिशिंग करना है। अब यहाँ दो चीज़ें हैं। इसका जो अगर बात करते हैं तो ये होता है 0.1। कहाँ से स्टार्ट होता है? 0.1 mm से 0.15 mm तक। ये पॉइंट ध्यान रखना, 0.15 mm तक। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। तो ये चीज़ आप यहाँ पर स्पष्ट समझो, ये रफ के लिए है। फिनिशिंग अगर बात करते हैं तो इसकी फिनिशिंग के लिए आता है 0.02 mm से, जो कि आप वर्नियर कैलिपर के लिस्ट काउंट भी जानते हो, ठीक है, से लेकर के 0.05 mm तक ये यहाँ पर फिनिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक की तो बात है, कुछ नोट डाल करके फिनिशिंग में और बिंदु पर भी चर्चा की जा सकती है, नोट डाल करके। अब और बिंदु पर कैसे चर्चा की जा सकती है, इस पर भी अपन समझ सकते हैं। तो बताओ आपको, इसमें यूं है कि 25 mm से इस पर दो बिंदु बने हैं, 25 mm ऐसे है ना। अब 25 mm में दो तरह के बिंदु यहाँ पर उभर रहे, से कम साइज, से कम साइज। अब 25 mm से कम साइज, 25 mm से अधिक साइज, दो चीजें बन रही है यहाँ पर। अधिक साइज है तो आप ऐसे ही उतारना बढ़िया सुव्यवस्थित तरीके से, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे के वैसे ही। तो कम साइज एवं जो अधिक साइज, तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले रफ करते हैं और बाद में फिनिश कर दें। कि कम साइज है तो पहले जो करते हैं वो रफ फिनिशिंग, पहले रफ फिनिशिंग, ठीक है। पहले क्या करते हैं, रफ फिनिशिंग, एवं बाद में जो करते हैं, पहले करते हैं रफ फिनिशिंग, बाद में जो यहाँ पर जो है ना, पहले रफ फिनिशिंग और बाद में फिनिशिंग, बाद में, अच्छा रफ, पहले रफ एवं बाद में लिखो, एवं बाद में फिनिशिंग, परिष्करण, समझ लो, परिष्करण देते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हो ये। अब मान लीजिए यहाँ पर 25 mm तो है, 25 mm से कम के लिए तो ये शर्त होगी, 25 mm से अधिक के लिए क्या शर्त होगी? तो यहाँ पर 25 mm से अधिक के लिए अगर बात करते हैं तो क्या होगा? एक चीज तो यहाँ पर इसमें यहाँ इसका नहीं, वो एक और आता है जिसको बोलते हैं अपन काउंटर बोर टूल, ठीक है। से साइज यहाँ पर देखो 25 mm से अधिक के साइज के लिए काउंटर बोर टूल के द्वारा रफ
एवं फिनिशिंग परिष्करण होल किया जाता है। ठीक है, तो परिष्करण होल का जो किया जाता है तो वो इसी तरह से करते हैं। तो यहाँ ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ कि ये 25 mm तो देगा, लेकिन 6 अगर अधिक दिया है तो आपको ये ध्यान रखना है, इसके लिए जो है अपन यहाँ पर किसका प्रयोग, काउंटर बोर टूल का यूज करेंगे, न कि रीमर का प्रयोग करेंगे। इसलिए मैंने इसको यहाँ पर हाईलाइट कर दिया और नोट में डाल दिया है। इस तरह से क्वेश्चंस कोई भी अगर आपके आते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं इनमें से, जिन पर अपन परिचर्चा कर रहे हैं, जिनको समझ रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला जो रीमर में उद्देश्य था, आपने बात की थी रीमर क्या है, तो क्या है, यहाँ कटिंग टूल है, कर्तन औजार है या उपकरण है, इसको बोल सकते। दूसरा था यहाँ पर हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील की बनी होती है, अधिकतर हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। लेकिन मास प्रोडक्शन की बात आती तो बहु उत्पादन कार्यों के लिए कार्बन टिप प्रयोग वाली प्रयोग में लाई जाती है, टिप ओनली, पूरी नहीं, टिप। ठीक है, बाकी तो यही मेटल होगा। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं तो ड्रिल के गए छेद को फिनिशिंग अर्थात परिष्करण देने के लिए एवं थोड़ा सा साइज बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर रीमर का प्रयोग किया जाता है। और रीमर की उपयोगिता क्या है, एक्यूरेसी की बात करते हैं तो रफ के लिए 0 पॉइंट यहाँ पर बात करते हैं 0.1 से 0.15 यहाँ पर जो है mm तक रफ के लिए होती है। फिनिशिंग अगर यहाँ पर होल की करते हैं तो 0.02 जो कि वर्ने के लिए पर की लिस्ट काउंट भी है, mm से लेकर 0.05 mm तक यहाँ पर होता है। फिर ये परिशुद्धता की बात आई। नोट में अगर बात आता है तो 25 mm से साइज यहाँ से कम के लिए पहले रफ एवं बाद में फिनिशिंग, से अधिक के लिए पहले के लिए जो प्रयोग करेंगे काउंटर बोर का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ पर फिनिशिंग करो या रफ करो, दोनों के लिए काउंटर बोर टूल का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है ये जो कंसेप्ट मैंने बताया है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई है, भी प्रैक्टिकल टाइप दिखा करके आपको समझ में आई होगी। फिर इसी के बाद अपन और आगे परिचर्चा करेंगे। पहले इसका बेसिक कंसेप्ट पूरे रूप से आप उतार लीजिएगा, फिर एक एक चीज़ को अपन और विस्तार से समझाएंगे। तो दोस्तों आपने ये उतार लिया होगा जहाँ तक मुझे याद है। अब आपको मैं इसी क्रम में और आगे बताना चाहता हूँ कि रीमर क्या है, कितने प्रकार की होती है और इसके भाग कौन कौन से हैं। वैसे इसके बहुत सारे भाग हैं जिन पर अपन परिचर्चा कर सकते हैं, लेकिन मूलतः अपन जो यहाँ लिखे हुए हैं ना, उन भागों पर चर्चा करेंगे। ज़्यादा जो फोकस रहेगा अपना इन्हीं भागों पर रहेगा, क्योंकि वैसे बहुत सारे भाग हैं जो किताब में गिवन आपके या, पर फिर भी मैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से कोई छूट न जाए ऐसा कोई भाग भी नहीं छोड़ना चाहता। भाग वैसे ही होते हैं जैसे कि ड्रिल में होते थे, लेकिन थोड़ा सा कुछ चीज़ें इसमें अलग है अपेक्षा ड्रिल के। जो कि ड्रिल में थी वो यहाँ नहीं है, जो यहाँ है वो ड्रिल में नहीं थी। ऐसे कई चीज़ें हैं जो कि बदलाव की दृष्टि से देख सकते हो। इसका उपयोग केवल ड्रिल किए गए छेद पर ही कर सकते हैं, अर्थात गोल छेद पर। अब गोल छेद ड्रिल से करते हैं अपन, आप सबको पता। अब क्वेश्चंस आपके कैसे बने इन पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ भागों पर बात कर लेते हैं। तो पार्ट्स ऑफ रीमर, रीमर के जो पार्ट्स है, पार्ट्स ऑफ रीमर, रीमर के जो अवयव है वो क्या क्या है, कौन कौन से रीमर के अवयव है। तो लिखिए रीमर के भाग, क्या लिखोगे, रीमर के भाग। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ भाग, तो भाग 2 है जो आपको अपन को यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले 3 मोस्टली जो है ब्लेड है, फ्लूट्स है हो, और यहाँ पर सैंक है, टैंग है। ये 4 भागों में मोस्टली इसको डिवाइड करेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेना चाहता हूँ यहाँ इसमें सैंक वाला भाग। ठीक है, ये उठा लेता हूँ यहाँ से पार्ट्स में, और ये लेते हैं अपन सैंक। ओके, सैंक को अपन सैंक ही कहते हैं। क्या होता है ये, किस तरह से कार्य करता है, इन सब पर परिचर्चा करेंगे अपन। सैंक की अगर बात करें तो ये जो भाग दिख रहा आपको, ये सैंक होता है। ये प्लेन भाग होता है और ऊपर का भाग होता है। तो ये है रीमर में, ये है रीमर का ऊपर का प्लेन भाग होता है, प्लेन भाग होता है। कौन सा भाग,
प्लेन। प्लेन का मतलब होता है सपाट, सपाट भाग होता है, भाग होता है। चलो यहाँ तक भी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत है। तो ये है रीमर का ऊपर का प्लेन भाग अर्थात सपाट भाग होता है जिस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। अब आप यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हो कि रीमर का भाग तो है, लेकिन कौन सा है? प्लेन वाला है, सपाट वाला भाग है। दूसरा एक और चीज़ अगर मैं चर्चा करूँ यहाँ आपसे इसी में ही, तो ये जो शंख है, ये जो शंख है ये सपाट भाग है पर ऊपरी भाग है, और इसी को ही अपन क्या करते हैं यहाँ पर पकड़ते हैं। किसमें? यहाँ पर बात करते हैं तो ये समझिएगा टेप रिंच में पकड़ते हैं। किसमें? टेप रिंच में। अब टेप रिंच में जो है शंख को ही पकड़ा जाता है। तो यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि या तो रिंच में, तो लेकिन इस भाग को पकड़कर इस भाग को मशीन रिंच या मशीन रिंच या टेप रिंच में इस भाग को मशीन रिंच या टेप रिंच में पकड़कर क्लैंप कर उपयोग में लाया जाता है। रीमर को उपयोग में लाया जाता है, लाया जाता है। उम्मीद है बात समझ में आई आपको। तो यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ, इस भाग को मशीन के रिंच या टेप रिंच में पकड़कर क्लैंप कर क्या लाते हैं? उपयोग में लाते हैं रीमर को। तो ये उपयोग में लाया जाता है। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो, किस तरह से अपन उपयोग में ला रहे हैं। तो इसको यहाँ अपन उपयोग में ले आए। तो ये सपाट वाला भाग है। इसके ऊपर जो होता है वो होता है टैंक। क्या होता है? शंख के ऊपर भी क्या होता है? टैंक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं टैंक। दूसरा नंबर पर अगर बात करूँ मैं तो टैंक का मतलब यहाँ एक तरह से पूंछ कहेंगे इसको, जो ऊपरी भाग होता है। टैप हैंडल या हैंड रीमर में इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं टैप हैंडल। ठीक है, टैप एक्चुअली आकार की अगर बात करें तो स्क्वायर में होता है। क्या होता है? आकार। अगर इसका आकार कहे तो ये सबसे ऊपर का भाग है, यूं कहेंगे यहाँ, है ना। इसमें ऊपर का लिखा था, ये है सबसे ऊपर का भाग है, सबसे ऊपर का भाग है, और आकार की बात करें, इसका अगर आकार बात करते हैं, साइज आकार अगर बात करते हैं तो ऐसा है, स्क्वायर होता है। स्क्वायर मतलब वर्गाकार। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्गाकार। इसका जो आकार होता है वो होता है वर्गाकार। और यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं इसी तरह से, तो यह है सबसे ऊपर का भाग है, ऊपरी भाग जो क्या होता है? वर्गाकार होता है। इस पर परिचर्चा अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो आगे क्या आता है, इस पर भी ध्यान देना है। अब यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन इसमें भी अपन को एक चीज़ दिख रही है साफ साफ कि ये जो टैंक है ये आकार में बना होता है, वर्गाकार में बना होता है। इसका जो यूज करते हैं, तो यूज अगर करते हैं तो टैप हैंडल यूज करते हैं, इसका टैप हैंडल, या फिर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर हैंड रीमर। और उसमें भी कौन सी रीमर होनी चाहिए? समांतर शंख वाली, इस तरह से समांतर शंख। तो यहाँ पर वाली ये चीज़ भी आपको क्लियरफाई होना चाहिए। एक और होता है इसमें समांतर शंख के अलावा जो होती है एक टेपर शंख। क्या होता है? टेपर शंख। टेपर का मतलब वैसे तो टेपर ही कहते हैं, लेकिन इसको ढलान भी कह सकते हैं, ढलान शंख। टेपर शंख क्या होती है? देखिएगा यहाँ इसका जो यूज करते हैं,
इसका जो यूज करते हैं, ये शंख वही चीज़ है जो आप देख रहे हो, लेकिन किस आकार में होती है। यहाँ जो आकार होता है इसका इस टाइप से टेपर होता है। कैसे होता है? इस टाइप से टेपर, ढलान नुमा। और जब इस टाइप से कोई चीज़ का टेपर रहेगा, ढलान नुमा रहेगा, तो ये आकार आप अनुमान से भी समझ सकते हो कि कैसी दिख रही है ना। तो ये इतना सा कि भाग रहा था जो मैंने बनाया अभी। तो ये जो भाग दिख रहा आपको, ये टेपर वाला भाग कहलाया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टेपर। ओके, अच्छा है की बात करते हैं तो इसका जो यूज करते हैं यहाँ, तो सॉकेट या स्लीव या मशीन के स्पिंडल में जकड़ करके, तो इसका यूज करते हैं, है ना। सॉकेट या स्लीव या मशीन के स्पिंडल में जकड़ करके, स्पिंडल में जकड़ कर इसका यूज करते हैं। यहाँ पर देखो क्या होता है, सॉकेट या स्लीव या मशीन के स्पिंडल में जकड़ कर उपयोग में लाया जाता है। तो इस तरह का जो कहलाता है ये आपके कौन सा कहलाता है? टेपर वाला। क्या कहलाता है? टेपर वाला। अधिकतर बड़ी के लिए ज़्यादा यूज आता है। अधिकतर बड़ी साइज के टेप हैं तो उपयोगी, ज़्यादातर इसी के लिए उपयोग करते हैं अपने इसका, बड़ी साइज के लिए। तो मैंने यहाँ जो आपको बताया वो बताया शंख के बारे में मात्र। किसके बारे में? और टैंक के बारे में। दो बिंदुओं पर मैंने चर्चा की, इन दोनों बिंदुओं को मैंने क्लियर कर दिया। आपको समझ में आया ना कुछ? देखिएगा, सबसे ऊपर के भाग कैसा है, किस प्रकार का। तो शंख अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो शंख आपको दो प्रकार के बताने, नोट डाल के लिख लेना यूं जनरल नॉलेज के तौर पर कि शंख दो प्रकार के होते हैं। शंख दो प्रकार के होते हैं और दोनों प्रकार में आपको एक तो दिख गया कौन सा? पैरेलल समांतर शंख, और दूसरा है आपका टेपर शंख। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। बात समझ में आई ना? एक बार फिर से बता देता हूँ। शंख ये स्लीव का यह रिमर का सबसे ऊपर का सपाट प्लेन वाला भाग होता है। इस भाग को मशीन रिंच या टेप रिंच में पकड़ करके क्लैंप कर जकड़ करके उपयोग में लाया जाता है। अब टैंक जो है सबसे ऊपर का भाग, एक्चुअल में सबसे ऊपर का भाग तो ये है कि ये है, तो सबसे ऊपर का तो इसको देंगे। अगर सबसे ऊपर का पूछे, ऊपर का तो बात अलग है, और सबसे ऊपर में ही आएगा। तो ये है। तो यहाँ पर आकार की अगर बात करते हैं तो स्क्वायर होता है या वर्गाकार होता है। दो आकार का अपन जिक्र कर सकते हैं, या तो क्या होता है? स्क्वायर होता है, या फिर क्या होता है? वर्गाकार होता है। यूज की अगर बात करते हैं तो टेप हैंडल, ठीक है, या फिर हैंड रिमर के द्वारा इसका यूज करते हैं। समांतर शंख वाली यहाँ पर होती है, इसमें ये बात आपको ध्यान रखना। टेपर की अगर बात करते हैं ढलान नुमा, तो सॉकेट, स्लीव या फिर मशीन के स्पिंडल में जकड़ करके इसका प्रयोग करते हैं। अधिकतर बड़ी साइज के लिए इसकी ज़्यादा उपयोगिता होती है। ठीक है, तो ये शंख जो है दो प्रकार के होते हैं, समांतर और टेपर शंख, जिसका आप यहाँ आराम से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक तरफ हो जाता हूँ जिससे आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। तो दोस्तों आपने ये उतार लिया होगा, अपन आगे बात करते हैं इसी क्रम में। तो क्या है कि ये तो था अपना शंख और टैंक। इसी तरह से अपना और भी भाग आएगा जिस पर अपन फ्लूइड्स पर चर्चा कर सकते हैं। फ्लूइड्स के बाद आता है अपना एक और भाग जिसका अपन जिक्र कर सकते हैं, तो ब्लेड पर। ब्लेड सबके ऊपर का भाग होता है, सो फिनिशिंग है तो उपयोग में लाया जाता है और कटिंग में भी ये सपोर्ट करता है। तो ये ब्लेड वाला भाग होता है। लेकिन फ्लूइड्स क्या होता है, इस पर भी परिचर्चा करना चाहिए। क्या होता है फ्लूइड्स, इस पर बात की जाए तो आपको समझ में आएगी कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ बहुत उपयोगी है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से अपने लिए काम की है, जिन पर अगर चर्चा करते हैं। तो आज देखते हैं सबसे पहले कि किस तरह की क्या क्या चीज़ें होगी। अब इस पर भी ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो मेरा मानना ये है कि अपन यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं इस पर अब आता है ब्लेड। ब्लेड का मतलब क्या होता है, यहाँ एक तरह से धार कहेंगे। तो ये है अपना तीसरे नंबर का पॉइंट, ब्लेड। ठीक है, तो ब्लेड क्या है एक्चुअल में, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको
ये ऊपर का भाग है जो कटिंग में सपोर्ट करता है, ठीक है। ब्लेड जो है कटिंग में सपोर्ट करता है और ये सपोर्ट के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो रीमर के द्वारा कर्तन क्रिया व परिष्करण में फिनिशिंग में सहायता प्रदान करने हेतु किसका यूज करते हैं? सहायता प्रदान करने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान देने की बात है, क्लियर करने की बात है। कंफ्यूजन स्पष्ट आपको होना चाहिए कि किस तरह की क्या क्या चीजें चल रही। मैं आपसे बात करना चाहूँगा यहाँ पर कि यहाँ जो बात कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं कि सहायता प्रदान करने के लिए ब्लेड की अगर बात करते हैं, रिमर के द्वारा कर्तन क्रिया वो परिष्करण है, तो सहायता प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं अपन? किसका प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर? तो ये ब्लेड है, आप देख सकते हो। इसके द्वारा अपने यहाँ पर ये जो बात करते हैं कि भाई क्या क्या चीजें किस किस तरह से होती है, इन पर परिचर्चा करें तो ज्यादा बेहतर होगा, राइट। मैं अब बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट क्रम में अपन आगे की किस तरह की क्या क्या चीजें हो रही है, उन पर ध्यान देने की बात है ये। तो इसके लिए इसके बाद आता अपना फ्लूट्स का मतलब होता खांचे। अगर बात करते हैं आगे तो 34 नंबर का है जो हो फ्लूट्स का मतलब होता है खांचे। फ्लूट्स का मतलब होता है खांचे। और ये जो खांचे बने हुए हैं ना, ये ब्लेड के जो गर्त वाले भाग है वो कहलाता है खांचा। और खांचों का जो कार्य होता है, तो एक्चुअल में खांचा क्या होता है ये समझिएगा। खांचा के बॉडी के ऊपर बने खांचों को ही अपन क्या कहते हैं यहाँ पर फ्लूट्स कहलाता है, वही चीज है। तो यहाँ लिख सकते हो बॉडी के ऊपर बने खांचों ही कह सकते हैं, फिर फ्लूट्स कहते हैं। खांचों को फ्लूट्स कहते हैं, फ्लूट्स ठीक है, फ्लूट्स कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इस तरह की एक एक चीज को अपन को क्लेरिफाई करना है, समझना है कि किस तरह की क्या चीज होती है। इसको बोलते हैं फ्लूट्स कहते हैं। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ इन खांचों को क्या कहते हैं? फ्लूट्स कहते हैं। बॉडी के ऊपर जो बने हैं उन खांचों को क्या कहेंगे? फ्लूट्स कहेंगे। ये चीज़ भी आपको क्लियर करना होगा, समझना होगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो पहली बात तो आपको यहाँ पर क्लियर हुई। दूसरी बात है, अब आगे आता है इसका जो यूज है फ्लूट्स का, वो क्या है? पहला है कर्तन धार बनाने में, कर्तन धार बनाने हैं। तो अब आपसे पूछा जाए कि फ्लूट्स का क्या यूज है, तो आपको बताना है पहला है कि कर्तन धार बनाने हैं। तो दूसरा अगर यूज पूछे आपसे तो कूलेंट को कर्तन धार तक पहुंचाने के लिए, कूलेंट मतलब शीतलक को कूलेंट को कर्तन धार तक पहुंचाने हेतु। चलिए यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। तीसरा है यहां पर छीलन को हटाने हेतु, छीलन को हटाने हेतु। इस तरह के 3 कार्य इसके होते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया था क्या कि रीमर में बने फ्लूट्स का क्या कार्य है, रीमर में बने फ्लूट्स का क्या कार्य है। तो यहाँ पर कार्य पूछा था और लास्ट में जो दिया था डीएमआरसी में वो यही था। 2019 एंड में पेपर हुआ था। इसमें जो है उपरोक्त सभी ऑप्शन डाल दिया था, इक्वेशन भी बन गया आपका साथ के साथ ही।
उपरोक्त सभी ऑप्शन डाल दिया था, तो आपको यही आंसर करना था, उपरोक्त सभी वाला ही। और इसको बच्चों ने किया, कंफ्यूज हो गए कि कैसे होगा, क्या होगा। रीमर का है ना, फ्रूट्स का कार्य, ड्रिल का तो समझ में आया था उनको, लेकिन रीमर का नहीं समझ में आया। तो बड़ी विडम्बना है, समझ में नहीं आता कि मामला है, क्या करे क्या न करे, ये बड़ी समस्या थी। और इसीलिए उनको धीरे धीरे करके कवर किया और समझ में आया कि सारा धीरे धीरे करके हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे और पढ़ते हैं, तो इसको पहले एक बार उतारो, फिर आगे चर्चा करेंगे अपन इसी क्रम में। नेक्स्ट दोस्तों, आपने ये उतार लिया। अब मैं बात करूँगा इसमें ही, इससे रिलेटेड जितने भी कोण वगैरह से क्वेश्चन बनते हैं उन पर बात करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन बनते हैं, कोण पर्टिकुलर इसका गिवन नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना हम कि अपन इसके जो रीमर के जैसे पार्ट्स का जिक्र किया है, उसी तरह से अपन एंगल पर यहाँ पर जिक्र करेंगे। तो कोण कौन कौन से होते हैं, इन सभी का ही अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए, अभी तक जो पढ़ा है अपने सारा का सारा विस्तार से डिटेल में मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, आप इसको उतारते जा रहे हो, जिससे कि आपको बार बार पढ़ने का मौका मिल रहा है और याद भी हो रहा है। अपन पढ़ रहे हैं यहाँ एंगल की। एंगल का मतलब होता है कोण, और कोण के बारे में परिचर्चा करते हैं आज अपन। सबसे पहले रेख कोण, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो रेख कोण, ठीक है। तो रेख एंगल बात समझिएगा, ये है रेख कोण। रेख कोण किसे कहते हैं, यहाँ ये चीज़ है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो व्यास तल से, व्यास तल में कौन सा, डायमीटर, व्यास का मतलब होता है व्यासीय तल बोल सकते हैं। ये व्यास तल में, तल में किसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ, जैसे मान लीजिए यहाँ मैं एक तरह से उठा करके देखूँ इसको, इस पूरे भाग को उठा लेता हूँ यहाँ से, तो इस तरह से बनता है। एक एनिमेशन लेते हैं अपन इसका, और इससे यूं और इससे यूं, ऐसे 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 एक ये बनता है, ये और इस टाइप से ये बनता है जाता है। ऐसे कैसे, यहाँ से अगर बात करते हैं तो ऐसे यूं और ऐसे यूं, तो इस तरह की कंडीशन बनती है कि यहाँ से जो घूम रहे अपन, ये चला और इसके बाद ऐसे चला, तो इस तरह से बन जाता है। ऐसे कैसे, यहाँ पर भी अपन ऐसे ही लेते हैं तो ऐसा बन जाता है। तो यहाँ से तो ऐसे यूं, फिर इस टाइप से जो है अपन घूम करके यहाँ पहुँच जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ऐसे ही लेते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा ऐसे यूं, ठीक है, और इस प्रकार से पहुँच जाते हैं यहाँ तक। इसी प्रकार से यहाँ पर भी लेते हैं, तो यहाँ पर भी जो लेते हैं तो वो ऐसे ही पहुँच जाते हैं। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये चीज़ जो देख पा रहे हो, ये जो चीज़ चल पा रही है, आप इसको क्लियर कर सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। चलो बात करते हैं यहाँ पर रेख एंगल। रेख एंगल का मतलब होता है कर्तन कोण। अब बात करते हैं व्यास तल से। व्यास तल में फेस तथा, व्यास तल में फेस, फेस का मतलब समझते हो, जो इसका फेस है वह फेस तथा कटिंग एज की त्रिज्या, फेस तथा कटिंग एज की त्रिज्या, किसका जिक्र कर रहा है यहाँ पर, व्यास तल में कटिंग एज की त्रिज्या, रेखा, त्रिज्या रेखा के मध्य बना कोण रेख कोण कहलाता है, कोण कहलाता। अब आपको ये भी क्लियर हो गया कि कौन सा कोण कहलाता है और कैसे कहलाता है, तो ये भी पहला नंबर का पॉइंट आपका क्लियर। दूसरा, आपसे कहा जाता है कि हेलिक्स कोण किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हेलिक्स कोण किसे कहते हैं, तो हेलिक्स कोण का मतलब क्या होगा, यहाँ पर ये भी देखना हम। तो हेलिक्स कोण क्या होता है, इसके बारे में भी देखना, आपको क्लियर करना। रीमर के अक्ष, देखो इसकी परिभाषा यहाँ क्या होगी, जैसे रीमर के अक्ष, रीमर के अक्ष, अक्ष मतलब सीधी रेखा, ठीक है। रीमर के अक्ष एवं एज के मध्य, एवं एज के मध्य, ध्यान देना यहाँ अक्ष एवं एज के मध्य, दोनों की बात करें, एज के मध्य का कोण। देखो यहाँ पर रीमर के अक्ष एवं एज के मध्य का कोण जो है वो क्या कहलाता है आपका यहाँ पर, हेलिक्स। चलो यहाँ तक भी बात आपको क्लियर हो गई। इसके बाद आता है क्लीयरेंस एंगल। क्लीयरेंस एंगल, क्लीयरेंस एंगल का मतलब होता है अवकाश कोण,
अवकाश कोण, एक एक पॉइंट याद रख लेना, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अवकाश कोण का मतलब क्या होता है? क्लीयरेंस एंगल। रीमर की कर्तन कोण की परिधि से, देख लो यहाँ पर लिखो, रीमर की कर्तन कोण परिधि से कर्तन कोण परिधि से खींची गई स्पर्श रेखा तथा, ध्यान रखना यहां पर देख तथा उसके अवकाश के मध्य का कोण, यही लिख देता हूं, का कोण क्या कहलाता है अपना? यहाँ पर क्लीयरेंस एंगल, अवकाश कोण कहलाता है। एक और होता है, अब यहाँ ये 3 प्रकार के तो कोण का जिक्र कर लिया। एक होता है यहाँ पर देखिएगा कटिंग एज का मतलब होता कर्तन, कटिंग का मतलब तो कर्तन, एज का मतलब होता कोर। कर्तन कोर क्या होता है इसको भी देख लीजिएगा। फलक व वर्ताकार लैंड, फलक व वर्ताकार लैंड से बनी जगह के कटाव पर बना को, यहाँ पर ध्यान रखना हो। तो इस तरह से जो आप कटाव बना जो होता है ना, कटाव बना कोण या कोण नहीं कहेंगे, कोर। तो ये चीज कहलाएगा अपना, क्या कहलाएगा? कटिंग एज कहलाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो छोटी छोटी बातें हैं, अब मैं आपको इसको एक बार फिर समझाता हूँ, ध्यान रखना। रेक एंगल, रेक का मतलब कोण, कर्तन, व्यास तल, व्यास का मतलब है डायमीटर पूरा आ जाए, व्यास तल से फेस मतलब जो इसको दिखाई दे रहा है, फेस के कटिंग एज की त्रिज्या, कर्तन एज की जो रेडियस है, रेडियस रेखा के मध्य का जो बना हुआ कोण है वो क्या कहलाता आपका? यहाँ पर रेक कोण कहलाता। ठीक है, वैसे याद रखना, कभी कभी देगा तो आपको सीधा पूछेगा, रेक कोण की डेफिनेशन देगा कि ये कौन सा कोण है। ठीक है, इसमें यही पूछा जाता है। बाकी कितना किसका ये पूछते हैं। हेलिक्स एंगल यहाँ पर रीमर के अक्ष एवं एज के मध्य का कोण जो होता है। तो आपसे क्वेश्चन एक बार आया हुआ कि रीमर के अक्ष एवं एज के मध्य का जो कोण है वो क्या कहलाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, तो ये ITI में पूछा हुआ। ठीक है, तो आपको बताना था वहाँ हेलिक्स कोण, ऑप्शन यही थे। क्लीयरेंस एंगल की बात करते तो रीमर के कर्तन कोण एवं परिधि से खींची गई स्पर्श रेखा तथा उसके अवकाश के मध्य का जो कोण है वो क्या कहलाता अपना? क्लीयरेंस। तो यहाँ पर ये देख सकते हो, रीमर के कर्तन कोण की परिधि से खींची गई, कहाँ? परिधि से खींची गई, उसके यहाँ पर अवकाश के मध्य। ऐसा समझो आप अलग अलग है। हेलिक्स वाले की बात करते हो तो सीधा क्या बोल रहा है, ये रीमर का अक्ष, ये अक्ष ये इस टाइप से आ जाएगा। अगर सरल लैंग्वेज में अगर सारा बताने लगूँ तो इस टाइप से आ जाता, ये अक्ष लाइन। ठीक है, अक्ष रेखा एज के मध्य। तो एज जो यहाँ पर आएगा, ये जो एज आया है यहाँ, एक तो ये अक्ष रेखा, एक ये एज है, तो यहाँ एक हल्का सा कोण बनता है, ये बन रहा है ऐसे। तो इस टाइप से कोई कोण बनता है तो उसको बोलते हैं हेलिक्स एंगल। इसी तरह से अपना क्लीयरेंस हो जाता है आगे, और फिर कर्तन एज, यहाँ फलक और वर्ताकार लैंड से बन जगह को घटाव को क्या बोलते हैं? यहाँ पर कटिंग एज। तो इस तरह से जो है आपके यहाँ रीमर में भी कई चीजें होती हैं। बस पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, यकीनन सफलता मिलेगी। पढ़ाई से भी वैसे ही वास्ता रखो जैसा कि आप अपने आप से रखते हो। हर पल हर समय इसको याद करो, तोड़ो मत। अगर तोड़ दिया इससे रिश्ता, बीच में छोड़ दी तो बहुत अच्छा नहीं लगता है इसको, और ये आपके फिर दिमाग में सेट होने में टाइम लेती है। इसीलिए तो कहते हैं कि पढ़ाई के लिए भी वही शब्द लागू होते हैं जो अपने जीवन के लिए लागू होते हैं। जैसे कि रहीमन धागा मत तोड़िए, रहीमन धागा ना तोड़िए, टोटे से चुटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। मतलब एक बार अगर आपने धागा तोड़ दिया है तो गांठ पड़ जाती है ना। ऐसे कैसे यहाँ पढ़ाई में भी यही है कि आप तो आपस मिलना तो चाहते हो लेकिन टाइम लगेगी। क्या
टाइम लगेगी पढ़ाई, आपको जो रिकवर करना चाहते हो, इसलिए कंटिन्यूटी जो है आप जारी रखो। रही मन धागा, मतलब मत तोड़ो, पढ़ाई के साथ जो धागा बंधा हो, आपका जो संबंध है, जो रिलेशन है कक्षा LKG HKG से लेकर के अभी तक का, उसको मत तोड़ो, बना हुआ बने रहने दो, क्योंकि यही चीज़ें हैं और आज तक आप पढ़ते रहो तब जाकर के क्लेरिफाई हो पाया है। तो उम्मीद है ये बातें आप फॉलो करोगे और इनको अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करने के लिए कहोगे। उम्मीद ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। इसके बाद में अपन एक और पढ़ेंगे जिस वीडियो का नाम रहेगा टाइप ऑफ रिमर, रिमर के प्रकार, रिमर के कई प्रकारों का अपन विस्तार से जिक्र करेंगे। पहले इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को 10-10, 15-15 व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि सभी स्टूडेंट इस वीडियो का लाभ ले सके। उम्मीद है आप मेरी बात को फॉलो करोगे और पूरा विस्तार से देखते रहोगे, पढ़ते रहोगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।